Hello everyone. Today I am going to teach you food sources and the components which are related to class 6. In this topic, today we will discuss about nutrients, जिसे हम हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स से डिटेल करना शुरू करते हैं. The substances which are present in the food and provide energy to the living organisms to sustain their life. Dear student, हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने होल लाइफ में बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल प्रोसेसेस या लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखते हैं, रिप्रोडक्शन को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है. डाइजेशन है तो फिर कई चरणों में डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है. इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी. और हर एक जीवित प्राणियों को ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत होती है. अगर हमें कुछ घंटे तक एनर्जी नहीं मिला तो फिर हमारा शरीर वीक फील करना शुरू कर देगा और हमारे लिए जो भी वाइटल एक्टिविटीज हैं हम उसे करने में सक्षम नहीं होंगे. और रही बात, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत है तो वो एनर्जी हमें मिलेगा कहां से? डियर स्टूडेंट, वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों से मिलता है. तो अब देखते हैं जो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रदान करते हैं, और इस एनर्जी को प्राप्त करने के बाद हर एक जीवित प्राणी तरह तरह के वाइटल एक्टिविटीज, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो रेस्पॉन्स हो, हर एक क्रियाकलाप को संपन्न करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है. तब देखेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गेन करने में सहायता करते हैं. तो हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए कौन से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं. तो अब हम उसको डिटेल करेंगे. The human body needs mainly 7 types of nutrients which are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Carbohydrates, proteins, fats, vitamin, minerals, वाटर, और सातवां मेरा है रफेज. ये 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेनली रिक्वायर्ड है. किसके लिए? तो हर एक तरह के ह्यूमन बॉडी के लिए. कोई भी जीवित मनुष्य हो, उन्हें पूरी जिंदगी जीने के लिए, सारे वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स
मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम इन 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज्ड कर देंगे ताकि हमें अध्ययन करने में सुविधा हो। तो अब चलते हैं इसको क्या कैटेगराइज्ड करते हैं। All these nutrients are basically categorized into 3 groups। सुविधा की दृष्टि के लिए उन 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम कितने भाग में बांट देते हैं? 3 भागों में, जिसमें से एक को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को रखा जाता है। ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी को प्राप्त किया जाता है ताकि चंद तरह के वाइटल एक्टिविटीज को वो परफॉर्म कर सके। दूसरा जो मेरा ग्रुप है वो है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। इसके अंतर्गत आता है प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मीन्स शरीर का निर्माता माना जाता है। ये शरीर को बनाने में इसका अहम योगदान माना जाता है। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में सहायता नहीं करते हैं बल्कि एनर्जी गेन करने में। जितने भी हार्ड वर्कर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या फिर ठेला चलाने वाला हो, कोई भी कार्ट, चाहे बैल को ही देख लीजिए, वो सबसे हैवी लोड उठाता है। घोड़ा का एग्जांपल ले सकते हैं। इन सभी को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। इन दैट केस हर एक किसान को क्या खिलाना चाहिए अपने जीव जंतुओं को? या तो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स। अत्यधिक एनर्जी हमें अगर गेन करना हो तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को लेना पड़ेगा। जब शरीर के निर्माण की जरूरत होती है, इन दैट केस हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। और मेरा तीसरा जो ग्रुप है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इस प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स का अहम योगदान माना जाता है। डियर स्टूडेंट, ये आपका 4 मुख्य न्यूट्रिएंट्स है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाइटल प्रोसेसेस को संपन्न करने के लिए लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो बहुत सारी अपने लाइफ एक्टिविटीज को संपन्न करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब हम बारी बारी से इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे। ये शरीर के लिए कैसे लाभप्रद है और ये शरीर को किस तरह मदद करती है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। ऊर्जा के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं और ये कैसे मदद करती है, इन फैक्ट्स को हम अब देखेंगे। These are the food items which provide energy to the living organisms
ये वो भोज्य सामग्री हैं जो हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब रही बात, हम कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हैं वो किस रूप में हमारे भोज्य पदार्थ में मौजूद होता है, अब उसको देखेंगे। These nutrients are present in food in the form of sugar and starch। हम कार्बोहाइड्रेट को जिस फूड स्टफ्स के थ्रू ग्रहण करते हैं, एक्चुअली में वो भोज्य पदार्थ मेनली किसको कंटेनिंग करता है, शुगर और स्टार्च को कंटेनिंग करता है। अब रही बात, अगर वो शुगर और स्टार्च को कंटेनिंग करता है तो कौन कौन से ऐसे आवश्यक स्रोत हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की फुलफिलिंग करते हैं सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो देखेंगे जो इसके सोर्सेस कौन कौन हैं। The main sources of carbohydrates are राइस, चावल में मौजूद है, व्हीट, गेहूं में मौजूद है, मेज, मकई में मौजूद है, पोटैटोज, आलू में मौजूद है, स्वीट पोटैटोज जिसे हम शकरकंद कहते हैं। स्वीट पोटैटोज को क्या कहते हैं, शकरकंद। या फिर बनाना में मौजूद है, एंड एप्पल्स। ये मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें हमने पहला देखा राइस। हम लोग चावल जो भोज्य पदार्थ में ग्रहण करते हैं वो अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर हम लोग रोटी भी पसंद करते हैं जो हमें गेहूं या मकई से प्राप्त होता है, ये भी अच्छे सोर्स माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। फिर पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से पोटैटोज में से आलू होता है, ये भी आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को कंटेनिंग करता है। और मेरा अगला जो है स्वीट पोटैटोज है जिसे हम शकरकंद कहते हैं, और बनाना एंड एप्पल्स। यदि हम सुबह के समय 2-4 बनाना या केला अगर हम प्रतिदिन खाएं तो हमारी जो जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे शरीर के लिए वो पूर्ति हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो देख लिया एनर्जी के लिए, अब एक और एनर्जी का अच्छा स्रोत है जिसे हम फैट्स कहते हैं। अब हम फैट्स की चर्चा करेंगे। Fats for energy and warmth। अब हम जिस न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे वो हमारा फैट्स है, जिसे हम चर्बी या वसा कहते हैं। इसे हम चर्बी या वसा कहते हैं। इससे दो एनर्जी और वार्मथ, हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। हम जो भी हमारे शरीर को जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए वो सारा का सारा टेम्परेचर हमें फैट्स मटेरियल से ही प्राप्त होता है। अब चलिए हम देखते हैं फैट्स के कौन कौन से कंटेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है, दीज आर मेड अप ऑफ mainly carbon, hydrogen and oxygen। फैट्स एक्चुअली में क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का मिश्रित रूप है। मीन्स इसमें जिस अमाउंट में कार्बन की प्रधानता होती है उतना ही अमाउंट गेन हाइड्रोजन भी करता है और उतना ही ऑक्सीजन। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तब हमारे शरीर को फैट्स यानी कि एनर्जी और गर्मी प्रदान किया जाता है। दूसरा जो टर्म देखेंगे, दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है। अब रही बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है, एनर्जी हमें फैट्स भी प्रदान कर रहा है, दोनों में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा सर्वमान्य है? तो हम कहेंगे फैट्स जो है प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमें बचा तत्व से जो गर्मी या एनर्जी की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा होती है। These are mainly present in the form of fatty acids and glycerol। ये फैट्स जो है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में टूट करके हमारे शरीर को प्राप्त होता है। मींस हम डायरेक्टली फैट्स को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये जब हमारे शरीर में लेंगे तो डायरेक्टली, लेकिन जब हमारे शरीर में जाएगा तो वो फैट्स किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब रही बात, फिर इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। Fats are referred as energy banks because they provide energy to the living organisms। चूंकि फैट्स से हमें एनर्जी और वार्मथ गर्मी प्राप्त होती है, सो फैट्स को हम लोग रेफर करते हैं एनर्जी बैंक के रूप में, क्योंकि टाइम टू टाइम हमसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की प्राप्ति होती है। द मेन सोर्सेस ऑफ फैट आर घी, बटर, मिल्क, मीट, फिश etc। और उस फैट्स के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो उस फैट्स के मुख्य स्रोत घी, बटर जिसे हम हिंदी में मक्खन कहते हैं, मिल्क, मीट, फिश etc माना जाता है। अब रही बात, क्या इतना ही से हमें फैट्स की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, हम यहां कहेंगे फैट्स को हम दो भाग में क्लासिफाई कर देते हैं। फैट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। हम फैट मुख्यतः दो सोर्सेस से प्राप्त करते हैं। हमारा पहला स्रोत है एनिमल फैट्स, जिसमें हम लोग घी, मिल्क, बटर, मीट, फिश
ईटीसी प्राप्त करते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं घी, मिल्क, बटर, मीट, फिश, ये सब के सब फैट्स हमें एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। जबकि दूसरा जो है वो है वेजिटेबल फैट्स। वेजिटेबल फैट्स जो हमें मुख्यतः प्लांटेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सभी तरह के कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, etc। ये दो तरह के एनिमल फैट्स हैं, दो तरह के फैट्स हैं। एक एनिमल फैट्स है जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, दूसरा वेजिटेबल फैट्स है जो हमें प्लांटेशन से प्राप्त होता है। एनिमल फैट्स के अंतर्गत हम लोगों ने घी, मिल्क, बटर, मीट, फिश इत्यादि को देखा। वेजिटेबल फैट्स के अंतर्गत हम लोग कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल इत्यादि को देखा। ये सब के सब फैट्स के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स की चर्चा करेंगे। Proteins for growth and repair। अब हम जिस न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करेंगे वो हमारा प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स। और ये हमारे शरीर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को कैसे मदद करता है? तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, वृद्धि करता है, उसका हर एक बॉडी ऑर्गन विकसित होता है, तो वो किसके थ्रू होता है? प्रोटीन्स के थ्रू होता है। और दूसरा एक टर्म है रिपेयर। यहाँ रिपेयर से मतलब होता है मरम्मत करना। हम बहुत सारे वाइटल एक्टिविटी, बहुत सारे हार्ड वर्क, लूज वर्क हम अपने डेली लिव्स में करते हैं। अगर उस दौरान हमारे शरीर में कहीं टूट फूट या क्रैम्प आ जाता है, अब हम किसी दिन हार्ड वर्क किए तो हमारे मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब हम उठते हैं और देखते हैं तो हमारे शरीर से दर्द गायब हो जाता है। मीन्स हमारे शरीर में जो टूट फूट हुआ उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। डियर स्टूडेंट, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो हमें ऊर्जावान बनाती है, तो वहीं प्रोटीन्स भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कहीं टूट फूट होती है, उस सारे टूट फूट को दुरुस्त करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोटीन्स को। These nutrients help living organisms to grow। हर एक बॉडी पार्ट को ग्रो यानी वृद्धि करने में प्रोटीन्स का अहम योगदान होता है। They also help to repair worn out, टूटे फूटे। और आउट से मतलब है टूटे फूटे, कभी टूट फूट हो जाती है उस चीज को सही करने में। एंड डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज ये हमारे शरीर के ऊतकों या सेल्स, कोशिकाओं में जो भी क्षति होती है दिन भर के हार्ड वर्क को करने के बाद, उन सभी को ये दुरुस्त करता है। द मेन सोर्सेस प्रोटीन्स आर मिल्क, मीट, फिश, fruits, pulses,
etc. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसमें सर्वमान्य प्रोसेस है। अगर हम अपने डेली डाइट में दाल को शामिल कर लें, तरह तरह की दाल है, वो चना की दाल, पीनट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, बहुत सारी दाल की प्रकार है। अगर उन दाल में से किसी एक दाल को हम अगर डेली डाइट में शामिल करते हैं तो फिर हमारे शरीर में कभी प्रोटीन के लेवल में कमी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर बहुत सारे मिनरल्स, उसके बाद विटामिन्स इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।